हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPT घटना चक्र बुक सीरीज़ का हम लोग जो कवर कर रहे हैं वह है तीसरा जो सिलेबस का क्रमांक है। पहला दूसरा कवर कर चुके हैं, तीसरा है भारत एवं विश्व भूगोल। तो भारत के भूगोल को कवर कर लिया है। विश्व के भूगोल में जो टॉपिक होगा वो होगा आपका टाइम जोन। टाइम जोन के बाद जो होगा टॉपिक आपका वो होगा जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद मिसलेनियस को कवर करेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसी के साथ हमारा जो भारत एवं विश्व का भूगोल है वो फिनिश होगा। उसके बाद चौथा जो क्रमांक स्टार्ट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, अकरा, डबलिन तथा लिस्बन का समय GMT के समान है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। 21 जून में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित तथ्य। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार 2015 और 20 के मध्य चाइना में कुल प्रजनन दर 1.7 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जापान का टोक्यो है, जिसकी जनसंख्या 37 मिलियन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार एशिया का जनसंख्या घनत्व 148, अफ्रीका का 44, यूरोप का 34 और उत्तरी अमेरिका का 20 है। मिसलेनियस से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। इसी के साथ हमारा जो भारत का विश्व एवं विश्व का भूगोल है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न को करने हैं दोस्तों। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। वर्ष 1894 और 1966 तक इनकी जो है वो लाइफ रही। तो याद रखना है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वह जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पहले ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो याद रखना है कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्विध चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। सूर्य का जो द्रव्यमान है वह 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो ये है 3,33,000 गुना। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य इसको जरूर याद रखना है कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध है। उससे फिर दूर वह शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो सब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, वो है नेपच्यून। उसके बाद फिर कम होते चले जाएंगे, फिर यूरेनस, उसके पास फिर शनि, शनि से ज़्यादा पास जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति से ज़्यादा पास मंगल है, और मंगल से भी ज़्यादा पास में जो सूर्य की है वो है पृथ्वी, और शुक्र जो है सूर्य से और पास में है, जबकि बुध बिल्कुल सूर्य से एकदम कम दूरी पर है। आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा जो ग्रह आकार के हिसाब से वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा जो ग्रह है आकार के हिसाब से वह है बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग दक्षिण गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बवना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो याद रखना है कि बवना ग्रह की श्रेणी में जो डाला गया है वो कौन सा ग्रह है, तो वो है प्लूटो। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, और सौरमंडल की 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण जो है सबसे दूर स्थित है सूर्य से। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है, लगभग 165 वर्ष, सबसे दूरी पर है वरुण। ग्रह दे रखा है और सूर्य की परिक्रमा की अवधि। बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा 87.96 दिन में लगाता है, यानी बुध जो है वो सबसे पास में है सूर्य की। ठीक है, शुक्र 224, लगभग 224-25 दिन है, और पृथ्वी 365, मंगल 686, बृहस्पति यह जो है 11 वर्ष हो जाता है, और शनि की अगर बात करेंगे तो यह 29 वर्ष है। अरुण की अगर बात करेंगे 84, जबकि वरुण आप देखेंगे तो 164.81 वर्ष है। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितने मिलियन किलोमीटर, तो आप इसको याद रखना है, दोनों को याद रख सकते हैं। एक बार देखना ज़रूर है कि 149.598 गुणे 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, और इस स्थिति को पेरिहिलियन यानी उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जो है वह सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है, 3 जनवरी को, और जो ऐसी स्थिति होती है इसको उपसौर या पेरिहिलियन कहते हैं। और 4 जुलाई यानी हर साल 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, और इस स्थिति को कहते हैं अपसौर यानी अपहिलियन। तो याद रखना है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को, यानी सबसे निकटतम उपसौर और सबसे अधिकतम वह है अपसौर। सौरमंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र के कोई ज्ञात जो है वह उपग्रह नहीं हैं। तो याद रखना है कि बुध और शुक्र की कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा कहा जाता है, तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि जो शनि है वह छल्लों से युक्त ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्न प्रकार है।
भूपर्पटी में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, जिसकी जो मात्रा है वो लगभग 46.71% है। सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम जो है 2.75%, पोटेशियम 2.58%, मैग्नीशियम 2.08% है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक जो तत्व है ऑक्सीजन का यानी 46.71% है, जबकि मैग्नीशियम 2.08% है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन या 365 दिन .25 यानी 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट इतने सेकंड लगता है और इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कंफ्यूज होंगे आप, एक है भू परिभ्रमण है और एक है भू परिक्रमण। तो भू परिक्रमण जो है वो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। जबकि जो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री लगभग है, जिसके कारण पृथ्वी पर अपने मौसम परिवर्तन जो है वो होने का कारण है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती हैं। वर्तमान में पृथ्वी के 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है और शनि जो ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा? बृहस्पति। शनि के उपग्रहों की जो संख्या है टोटल वह 82 है। तो याद रखना है, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है? शनि की, जो कि 82 है। दूसरे नंबर पर गुरु की कितनी? 79 यानी 79। टाइटन जो है, टाइटन क्या है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, जिसका जो व्यास है वह 5150 किलोमीटर का है। मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम जो है वह 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा था। अमेरिका के अपोलो 2 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस एवं एडविन एल्ड्रिच जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिच ने चंद्रमा तल पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, जो पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी है वह 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है। जबकि औसत दूरी यानी एवरेज की अगर बात करेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्रग्रह कहते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतुओं की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसका आने का जो समय है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध एवं शुक्र ग्रह हैं। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, यानी जो तारे का रंग होता है उसके ताप पर डिपेंड करता है। चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। कृष्ण छिद्र दैट इज ब्लैक होल सिद्धांत को यश चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयनमंडल परत जिम्मेदार होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सूर्य का प्रभामंडल पच्छाबकपाशी मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। शुक्र
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंगल के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहदवृत्त है। शून्य अंश अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा का मिलान जो है मिलन यानी जो मिलान होगा वो अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। प्रधानत देशांतर को ग्रीनिविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीनिविच रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा होती है। ग्रीनिविच के ठीक विपरीत यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। दैट इज मध्याह्न जो रेखा है वह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव। ग्रीनविच यानी जीरो देशांतर जो रेखा है वह ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से संसार की मानक समय की गणना की जाती है। पूर्वी गोलार्ध का जो समय है वह आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। वह देश हैं साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक जो तापांतर है वह सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न ताप में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों जो है वह अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तीनों की दोनों, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है और कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वो है हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ओमान। कर्क रेखा आप देखे होंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो सिंपल सी बात भारत से होकर गुजरेगी ही। तो देखिए आप इन सब की जो है डिटेल में आपके पास एटलस रखिए, उससे ज़रूर देखिए इन सब को, ठीक है। मैपिंग ज़रूरी है जियोग्राफी की, तो थोड़ा जल्दी आ जाता है समझ में। यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट नोट को कवर कर रहे हैं। मकर रेखा की अगर बात की जाए तो मकर रेखा जो है वह कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया। 20 या 21 मार्च को बसंत विषु के समय तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषु के समय उत्तरी गोलार्ध में रात दिन बराबर होते हैं। कब? 20 या 21 मार्च या 22 या 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करेंगे तो शीत अयनांत अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-22 जून को यानी 20-21 जून को जो है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो याद रखना है गोलार्ध है दक्षिणी, ठीक है। आगे चलते हैं। जुरासिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। भारत में डायनासोर के अवशेषों की गुजरात की खेड़ा जिले की राहीओली और मध्य प्रदेश के जबलपुर की बारसिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए जाने की पुष्टि हुई है। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालसा किया। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया में जैसे उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा यूरोप, एशिया आते हैं तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड की अगर बात की जाए जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता है।
पृथ्वी पर जीवन के दुष्प्रभाव के प्रथम जीवाश्मी जो साक्ष्य हैं वो आर्कियन युग के प्रारंभिक काल के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म के हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड के अंदर की चक्र धाराएं होती हैं। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर अपने परिक्रमा पथ पर यानी पथ में पृथ्वी जो है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसी लावा की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि अगर ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी उद्गार आप देखेंगे कि ज्वालामुखी से जो निकलता है तरल पदार्थ, ठीक है, तो ये मैग्मा है और मैग्मा जब पृथ्वी पर आती है उसको क्या कहता है, लावा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट को जो है टू द पॉइंट नोट कवर कर रहे हैं। जब डिटेल में देखेंगे तो कवर किया जाएगा। बाय द पे जो 5 नंबर हमको कवर करना है तो ज़्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाना है, टू द पॉइंट नोट को कवर करना ही है सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कीमानिया काउंटी में माउंट एडम्स लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को दक्षिण फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। मौना लोवा हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर स्थित है। मौना लोवा पृथ्वी के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो याद रखना है कि जो मौना लोवा जो ज्वालामुखी किस तरह की है, तो वो एक सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में, एटना जो है वह भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, और जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वह जापान में अवस्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। और जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है यह एक तरह की जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली से सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसकी फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र की प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो किलायु ज्वालामुखी है, जो कि अमेरिका की हवाई द्वीप में स्थित है। किलायु पिछले 34 वर्ष से अधिक वर्षों से भी लगातार उद्भेदित अवस्था में है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं। पहले नंबर पर किलायु है, दूसरे पे माउंट एटना, तीसरे पर है पिटंडीला फोर्नेस और चौथा है न्यूमुरा गिरा। तो न्यामुरा गिरा चौथे नंबर पर। सबसे आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है, तो किलायु है। कहाँ पर है ये, हवाई द्वीप में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो हैं PSL। ठीक है, तो याद रखना है PSL जो है वो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं जो कि भूकंप के दौरान जो है वो उत्पन्न होती हैं। P और S जो तरंगें होती हैं वह पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जबकि जो PSL यानी जो लास्ट वाली है वह तरंगों का विस्तार पृथ्वी की ऊपरी सतह तक सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न महाद्वीप दे रखे हैं और उनके उच्चतम शिखर हैं। तो एशिया का जो सबसे उच्च जो शिखर है यानी उच्च जो चोटी है एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका की किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका की मैकिनले है, जबकि दक्षिण अमेरिका की एकांगुआ और ऑस्ट्रेलिया की कोशिस्को, जबकि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किंशन मैसिफ है। तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट थोड़ा ये है कि भाई जो नेशनल जियोग्राफी यानी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये 88,000 वो यानी 8,850 मीटर है। यानी NCERT में अगर देखेंगे ओल्ड थोड़ा होगी तो उसमें आप लिखा होगा 8848, थोड़ा इंक्रीज हुई है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर P तरंग पहुंचती है, जबकि उसके बाद S और L तरंगे पहुंचती हैं। तो सर्वप्रथम भूकंप पर कौन सी PS
ठीक है। उसके बाद यसल हैं, सबसे पहले पी, तो याद रखना है PSL, ये भूकंपीय तरंगे हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी क्षेत्र से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व की लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो है वो सबसे अधिक जो है भूकंप का अनुभव प्रशांत महासागर से। भूकंपीय तीव्रता का जो मापन होता है इसका रिएक्टर स्केल या मार्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 ईस्वी में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है और प्रत्येक अंक जो है वह सीस्मोग्राफ पर 10 गुनी आयाम की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है। सीस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। तो याद रखना है कि भूकंपीय तरंगों की मात्रा जो तीव्रता का मात्रक है वह है सीस्मोमीटर। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी के कुल, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत। तो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में अगर देखेंगे एशिया जो महाद्वीप है सबसे बड़ा है, तो जो कि लगभग 30 यानी कि देखेंगे तो 29.8%, अफ्रीका 20.3 है, उत्तरी अमेरिका 16.2 है, दक्षिणी अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.2, यूरोप 6.7 और ऑस्ट्रेलिया 5.9% है। अनशन, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध एरिया यानी स्थल है आपको याद रखना है वो अनशन चाइना का। मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध उद्योग विश्व में वो है डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका का। सिगार उद्योग के लिए हवाना क्यूबा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए नागोया जापान का। और धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए ये है चेल्याविस्क जो कि रसिया में है। और रेशम वस्त्र उद्योग के लिए मिलान इटली का। धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए मॉस्को है रूस का। सूती वस्त्र उद्योग के लिए ओसाका जापान का। कटलरी उद्योग के लिए शेफील्ड इंग्लैंड का। कांच निर्माण उद्योग के लिए वेनिस इटली का। और पोत निर्माण उद्योग के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड है। कागज निर्माण उद्योग के लिए ओटावा कनाडा का। लोहा तथा इस्पात के लिए यह है पिट्सबर्ग USA। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए शंघाई चाइना। जूट वस्त्र उद्योग के लिए डुंडी स्कॉटलैंड है। और पोत निर्माण उद्योग के लिए सेंट पीटर्सबर्ग रसिया का। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है, कोई एक बारी जो है अपना नोट बना सकते हैं, इसको जो है मिलान करने को दे सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर पेपर जल्दी होगा तो यही डाटा पूछा जाएगा। पेपर थोड़ा लेट हुआ, पेपर वैसे जल्दी ही किए जाएंगे। और कुछ लोग जो है न्यूज़ ऑफ जो है दे रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आयोग ने 8 जून को एक नोटिस निकाला था, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो आयोग पूरा का पूरा जो है वो अपने मूड में है, वो कराएगा पेट एग्ज़ाम ही। तो ये इसका जो है आपको लास्ट डेट 21 जून है, इसको फिल कर देना है दोस्तों। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि फालतू यूट्यूब वाले अपना जो भी है, मैं किसी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस ये है कि अपना जो है अपना के ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फूट लूज। तो फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा एवं कंप्यूटर चिप उद्योग हैं। जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात की कारखाने पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो पढ़ाई करते रहना है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर न्यूज़ कोई आती है, अगर एग्ज़ाम कैंसिल तो पेड कैंसिल होगा नहीं, फालतू की न्यूज़ है। क्योंकि अगर कैंसिल होना होता तो 8 जून को नोटिफिकेशन वैसा कुछ देता ना कि फॉर्म आप भर दीजिए, ठीक है। फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। अगर कोई न्यूज़ आती है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही जो है मेन मानिए। फालतू के चक्करों में पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई से भी मन जो है वो केंद्रित नहीं होगा। केंद्र दे रखे हैं और कुछ उद्योग हैं, तो उन उद्योग से संबंधित हम लोग यहाँ पर स्थल देखते हैं। तो पोत निर्माण का जो मेन केंद्र है वो है लेनिनग्राद है। लौह एवं इस्पात के लिए शलेम, हवाई जहाज़ के लिए लॉस एंजलिस है। और
लॉस एंजल्स है, जबकि तेल शोधन के लिए अबादान, कागज़ ओटावा है, पोत निर्माण की याकोहामा, तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए ह्यूस्टन है, लोहा तथा इस्पात के लिए मैग्नीटोगार्स्क है, जबकि सोना खनन के लिए जोहान्सबर्ग है, कांच निर्माण के लिए वेनिस। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो ये है चाइनीज यानी चाइना है। और फिलीपींस में धान के पौधा उगाने की जो विधि है डेवलप हुई है वो है डैपाग विधि। मसालों में से लौंग एक पुष्प कलिका होती है। मूंगफली में पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। संसार में दूध का सबसे अग्रणी जो उत्पादक देश है वो है अपना प्यारा भारत। क्यूबा को विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है। सबसे अधिक चाय का निर्यात जो है वो चीनी के साथ यानी चीन के द्वारा किया जाता है। चाय के साथ चीनी, तो याद रखने का तरीका, सबसे अधिक चाय का निर्यात चीन ही जो है वो करता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। कोयला जो है वह परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि लगभग 9,300 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर की तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि अमेरिका में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी शैल जो सुरंग है यानी रॉक टनल वह कहाँ पर है, तो यह अमेरिका में स्थित है और इसका नाम है डेलावरे एक्वेडक्ट। जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी शेइकान सुरंग विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और अफ्रीका का दूसरा बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र यो मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट का यानी पोर्ट डायमंड कहते हैं और पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। सैंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है और सैंटोस से विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जहाजी जो नहर है पोतवाहक वो है सुएज नहर। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार वर्ष 2018 में शंघाई विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय था। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यायन के लिए इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। छिछला समुद्र जैसे कि प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता हो, ठंडी तथा गर्म जलधाराओं का जो है वो संगम इत्यादि। ग्रैंड बैंक जो है वह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है और एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। हरमैटन या हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रायंगल जो है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी यानी दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। बरमूडा त्रिभुज दैत्य त्रिभुज यानी डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, जबकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव में स्थित खगोलीय वेधशाला विश्व में 10वां स्थान रखती है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय यानी ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक के संगठन की जो सदस्य देश हैं वो मेनली गल्फ कंट्री यानी अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दैट इज सार्क, जो की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। सार्क के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान है। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य याद करने के थोड़ा तरीका आप याद रखना कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों में चाइना को छोड़ दिया जाए और मालदीव को अगर मिला दिया जाए तो यह सार्क देश हैं। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं जो हैं या समादिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई की बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वह समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है इसका मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी में स्थित है। यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। कार्स्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। किर्गिस्तान नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो इसको जो एस्कीमो कौन सी जनजाति है? एस्कीमो जनजाति जो है यह ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में पाई जाती हैं। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, माओरी न्यूजीलैंड में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या, तंजानिया में और शेमांग जनजाति मलेशिया में, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे आदि। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। बद्दू जो जनजाति है वह अरब में, पपुआन जो है वह पपुआ न्यू गिनी में, जबकि जुलू जो है वह दक्षिण अफ्रीका में और बेद्या जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। एनू जनजाति जापान में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो विश्व भारत एवं विश्व का भूगोल यानी जो सिलेबस क्रमांक नंबर 3 है वह फिनिश होता है। नोट जो लास्ट लेक्चर है वो बचा है आपका अभ्यास प्रश्न का। उसके बाद हमारा तीनों सिलेबस क्रमांक यानी भारतीय इतिहास हो गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत एवं विश्व का भूगोल फिनिश हो जाएगा। यानी सभी जो है 5-5 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के फिनिश होंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो भारतीय अर्थ यानी कि जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है 5 नंबर का 5 प्रश्न उसको कवर किया जाएगा जो कि टॉपिक दिए गए हैं। तो दोस्तों जो लास्ट लेक्चर होगा अगला वो होगा अभ्यास प्रश्न का। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। और इसके साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल हो OS के टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी क्योंकि कभी कभी होता है कि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन आपको नहीं देता है। ठीक है, वो सबके साथ होता है। कभी कभी यूट्यूब में हो जाता है कि वो सबको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।